नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अब काफी ज्यादा चर्चाएं उनको लेकर हो रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी को उनके एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, लेकिन महाकुंभ पर ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जिसपे उन्होंने केंद्र सरकार और यूपी की राज्य सरकार जो है उसको, यानी योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए ये कहा है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। क्योंकि जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, चाहे हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे महाकुंभ में भगदड़ की बात करें, उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा और सरकार को घेरती हुई ममता बनर्जी नजर आई हैं। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और ममता बनर्जी की इस पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सर डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, ममता बनर्जी अपनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती हैं, अक्सर ऐसे बयान वो देती रहती हैं, लेकिन ये जो बयान उन्होंने दिया है इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, देखा तो वही जाएगा जो आपने कहा, अग्रेसिव पॉलिटिक्स। और ममता बनर्जी जो हैं, एक तरीके से अभी तक विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक जवाब भी रही हैं। जवाब इन द सेंस तब जबकि बड़े बड़े दिग्गज उनके किले ढह गए भारतीय जनता पार्टी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी की आंधी के सामने जब कोई नहीं टिक पाया तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के किले को अभी तक अभेद्य बना रखा है। ये एक पक्ष है ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पश्चिम बंगाल में अपने कद को बहुत मजबूत किया है। पश्चिम बंगाल में एक समय पर 4 धड़ों पर पॉलिटिक्स होती थी, जिसमें सबसे नीचे की पायदान पर बीजेपी हुआ करती थी, वामपंथी दल बहुत मजबूत हुआ करते थे, कांग्रेस की राजनीति थी। उसी कांग्रेस की राजनीति से ममता बनर्जी निकल कर आई हैं। बाद में उनकी अनबन हुई, वो अलग हो गई, तृणमूल कांग्रेस उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किस कदर कम था। लेकिन फिर जब तृणमूल कांग्रेस बनी, वामपंथी दलों का एक तरीके से पूरा कार्डर जो है शिफ्ट हो गया। पश्चिम बंगाल में कार्डर पॉलिटिक्स होती है। कार्डर पॉलिटिक्स यानी क्लब्स होते हैं वहाँ पर, छोटे से लेके बड़े क्लब होते हैं। छोटे क्लब में अगर 200-250 लोग हैं तो बड़े क्लब में आपको 20,000-25,000 लोग भी मिल जाएंगे। इस तरह के क्लब्स होते हैं वहाँ पर। अब ये क्लब किसकी तरफ मूव करते हैं उसकी एक अलग पॉलिटिक्स चलती है। कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स के लिए वामपंथी दल जाने जाते रहे हैं। वामपंथी दलों की जो राजनीति रही वो पश्चिम बंगाल में किस स्तर पर थी, ये थोड़ा पुराने गुजरे ज़माने में जब आप जाएंगे, और पुराने पत्रकार हैं वो इसको जानते हैं कि किस तरह ज्योति बसु का एक समय रहा। ज्योति बसु एक तरीके से बड़े आइकन के तौर पर वहाँ उभर कर आए। लेकिन इन सारी चीज़ों को बदलते हुए ममता बनर्जी ने उस वैक्यूम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इसमें पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये तो एक पहलू हो गया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मजबूती इस वक्त क्या है। और भारतीय जनता पार्टी ने पीछे चलते चलते, मुझे याद है कि जब तत्कालीन महासचिव भारतीय जनता पार्टी के और उस समय बंगाल के प्रभारी भी थे कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में एक हिंदुत्व की लहर और वहाँ पर बड़े प्रयास किए गए, उसके फ़ायदा मिला। हालांकि वो नतीजा नहीं आया जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी कि वो जीत जाएंगे, पूर्ण बहुमत ले आएंगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत बढ़ गई, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। पीछे हैं तृणमूल कांग्रेस से, लेकिन ताकत तेज़ी से बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब राजनीति के अग्रेशन पर आइए, जिसको आप कहती हैं ना अग्रेसिव बयानों के लिए जाने जाते हैं। राजनीति है ही अग्रेसिव बयानों का खेल। इसमें बहुत सीधी सीधी बात करना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि आप उत्तर प्रदेश की जो स्थानीय भाषाएं हैं, अवधी है, पूरब की भाषा है, इन सब का आप विरोध करते हैं और आप उर्दू पढ़ाने पर जोर देते हैं, आप सबको मौलवी बनाना चाहते हैं। बड़ा कितना कड़ा बयान है देखिए। लेकिन ये दिया जाता है, राजनीति में एक मैसेजिंग की जाती है और ये बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी सिलेक्टेड पॉलिटिक्स कर रही है। अब इसी काम को आप ले जाइए पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जब आप ममता बनर्जी के इस पूरे बयान को एनालाइज करते हैं तो उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि अव्यवस्थाएं यहाँ पर रही हैं। इसके बाद में उन्होंने इसको मृत्यु कुंभ का नाम दे दिया। तो पंच लाइन, नारे, वर्ड्स ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भव्य होगा, दिव्य होगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। और पहले क्योंकि मैं कुंभ में काफ़ी गया हूँ, कुंभ में मुझे बहुत समय बिताने का मौका मिला है और बड़े महत्वपूर्ण दिनों पर रहने का मौका मिला है, तो मैं ये तो बता दूँ आपको कि सचमुच में ये भव्य है और इतनी तादाद में लोग। मैंने भी अपने मैं सिंहस्थ भी कवर कर चुका हूँ, माघ मेला भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन
जो महाकुंभ 2025 मैंने देखा वो हुआ ही नहीं है, तो उसको कोई भी जो भी जा रहा होगा उसके लिए यही अनुभव होगा कि ये आयोजन, इतना बड़ा आयोजन हमने कभी नहीं देखा, इतनी तादाद में लेकिन सर ये मृत्यु कुंभ कह देना, एक तरफ भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, अब मृत्यु मृत्यु कुंभ, अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट, क्योंकि ममता बनर्जी का कद भी बहुत बड़ा है। जैसे कि आपने अभी कहा कि अगर बंगाल की बात करें, कॉन्फिडेंस उनको क्योंकि इसी बात से आ रहा है ना कि बंगाल के लोग लगातार उनको ही चुन रहे हैं, चाहे बीजेपी कितनी भी कोशिश में लगी हो। बाकी राज्यों में भले बीजेपी अपनी कोशिशों में कामयाब हो रही है, लेकिन यहाँ अच्छा कर रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं आ पा रही कि ममता बनर्जी को बहुत ऐसी टक्कर दे पाए कि वो डर में आ जाए, उनके अंदर खौफ आ जाए। ममता बनर्जी बहुत ताकतवर नेता हैं, ये बात आपकी सही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी अपनी राजनीति पर टिकी हुई हैं। आज इंडिया ब्लॉक की पूरी उम्मीदें जो हैं उनकी तरफ हैं। कांग्रेस और उनके बीच में एक दुराव बहुत पहले से रहा है, जिस वजह से वो इंडिया ब्लॉक को हेड नहीं कर पा रही हैं, जबकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस के बजाय उन्हें इसको लीड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है, यानी पश्चिम बंगाल के बाहर ममता बनर्जी क्या है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैली हुई है, कांग्रेस पूरे देश में जहाँ जहाँ भी टक्कर होती वहाँ पर दे रही, तो एक केंद्रीय नेतृत्व जरूरी होता है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत है। तो एक क्षेत्र के या एक राज्य के कद्दावर नेता के तौर पर, जैसे दक्षिण की राजनीति आप देखते हैं, जयललिता थी, स्टालिन है अभी, या आप केरल में देखिए वामपंथी दल अभी भी हैं, ये क्षेत्रीय दलों की राजनीति होती है, पर केंद्र पर इसका बहुत असर नहीं होता है। केंद्र की राजनीति, पश्चिम बंगाल की राजनीति अलग है। आपकी एक बात और सही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, और ये अग्रेशन जो ममता बनर्जी दिखा रही हैं वो कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा है कि अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल ही चुनाव होने हैं, बिहार चुनाव के बाद में पूरा आप देखिएगा किस तरह से प्रचार का जो तौर तरीका है वो शिफ्ट होता है। थोड़ा जो मैं आपको बता रहा था कि क्लब पॉलिटिक्स होती है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को भी समझिए। वहाँ पर बहुत तेज़ी से जो मुस्लिम आबादी है, वहाँ आप देखते होंगे कि हिंदू मुस्लिम ये पॉलिटिक्स बहुत देश में होती है, वोटों का पोलराइजेशन होता है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटों के भरोसे नहीं है, अलबत्ता मुस्लिम महिलाओं को लेकर उनके कई बार बयान, उनकी योजनाएं, उनकी बातें बताती हैं कि मुस्लिम महिलाएं उनको सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्लिम मतदाताओं पर उनका फोकस नहीं। ममता बनर्जी का फोकस मुस्लिम मतदाताओं पर भी है और अपने डेडिकेटेड वोटर्स पर भी है, जो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की एक उम्मीद के तौर पर देखते। तो इन दोनों को मिक्स लेकर चलती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी चुनौती उनको आती है जो दिल्ली में आपने देखी। दिल्ली के चुनाव में आपने देखा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े, कई जगहों पर जीत का डिफरेंस देखेंगे आप, इसका आकलन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शायद ये हश्र आम आदमी पार्टी का नहीं होता यदि कांग्रेस भी इतनी ही मजबूती से ना लड़ रही होती। कांग्रेस को खुद तो कोई गेन नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने जो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया उसने बहुत बड़ी सेंध लगा दी आम आदमी पार्टी के खेमे में। गलती आम आदमी पार्टी की भी थी, कांग्रेस जो सीटें मांग रही थी वो देने में उन्होंने परहेज़ किया, उनको गलत फहमी थी, उन्हें लग रहा था कि हम और अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, और इस वजह से लड़ाई इतनी तीखी हो गई। अब इसको पश्चिम बंगाल पर दोबारा शिफ्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल में मैंने आपको पहले बताया 4 मोर्चों पर लड़ाई हो रही है। वामपंथी दल अभी भी हैं, बेशक वो किला ढह चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनकी अपनी एक मौजूदगी रहती है। उसके बाद में आप कांग्रेस पर आ जाइए, और यहाँ पर ममता बनर्जी और कांग्रेस ये दोनों एक बार फिर आमने सामने होंगे, बिल्कुल ठीक जैसे कि आप देखते हैं इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में हो गए थे, लेकिन दिल्ली के चुनाव में आपने देखा सबसे गहरे दुश्मन दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में हमेशा ये होता है, वो तृणमूल कांग्रेस के लिए कांग्रेस भी बिल्कुल इतनी ही गहरे दुश्मन के तौर पर दिखाई देती है जैसे कि आपको भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी। ये जो वोट बैंक होता है, मुस्लिम वोट बैंक जिसको कहते हैं, इसका शिफ्ट होना मतलब ये तो तय माना जाता है कि बीजेपी के पास नहीं जा रहा है, लेकिन 2 लोगों के पास जा रहा है और बढ़ जाएगा, ये बड़ा दिक्कत का विषय होता है। ममता बनर्जी जब भी ऐसा कोई बयान देती हैं तो ये मृत्यु कुंभ को आप बीजेपी के बयान पर भी जाइए, आपने बता दिया कि ममता बनर्जी ने क्या कहा, लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए क्या कहा। बीजेपी का कहना है वो सनातन धर्म का अपमान करती हैं, लगातार हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी के ये बयान बताते हैं कि ये देखिए सनातन विरोधी बयान है। वही हिंदू पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बीजेपी ने यहाँ खेलेंगे। अब ये नहीं, वो कोशिश नहीं है, ये तो राजनीति है, तो खुल के है, कौन मना करता है। मतलब अब संघ है, संघ का काम क्या है, संघ हिंदुओं को जागरूक कर रहा है, एकजुट कर रहा है। आप मोहन भागवत के बयान पर जाइए, इसी पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। हिंदू वोट बैंक इतना, बेशक वहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद हिंदू अगर कंसोलिडेट होता है, एक साथ आ जाए, तो निश्चित तौर पर वोट प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है बीजेपी। लेकिन इसी हिंदू खेमे में भी बिखराव होता है, और उधर मुस्लिम खेमे का बिखराव रोकना है ममता बनर्जी को। आप राजनीति समझिए कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ इंटैक्ट खड़ा रहे, इसलिए आपको वो प्रो मुस्लिम या कई बार
जिसको कथित तौर पर कोट अनकोट, ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी ने कहा है कि वो हिंदू विरोधी बयान दे देती हैं। और हिंदू विरोधी बयान का मतलब या बीजेपी विरोधी बयान का मतलब या कुंभ विरोधी बयान का मतलब जो है वो मुस्लिम समाज को एक मैसेज चला गया, ऐसे आप देख सकते हैं। ये मकसद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसका इंप्रेशन यही आता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम मतदाता बड़ा महत्व का है और उसका एक जगह पर इकट्ठा होना, वो ना तो विचलित होकर वामपंथियों के पास जा रहा है, ना वो विचलित होकर कांग्रेस के पास जा रहा है। वो इंटैक्ट अगर तृणमूल कांग्रेस के साथ में खड़ा रहता है तो स्थिति बहुत अलग हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हिंदू मतदाता क्या उसको उतना इकट्ठा कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल का मिजाज एक अलग मिजाज है, उत्तर प्रदेश बिहार की सियासत से अलग मिजाज चलता है पश्चिम बंगाल की सियासत का। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ का हिंदू इतनी जल्दी किसी इस तरह की बातों में नहीं आता है। महाकुंभ का कितना इम्पैक्ट कहाँ पर है? महाकुंभ का इम्पैक्ट पूरे देश में, इस पर हमने एक पूरी चर्चा भी की है। आनंद मेरे साथ में थे, वो भी आप भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो पूरी चर्चा देख सकते हैं। वहाँ हमने ये बात की कि महाकुंभ कितना महत्वपूर्ण रहा है राजनीतिक रूप से, बिहार में उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अन्य राज्यों के चुनाव में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या हिंदू मतदाता को बीजेपी के प्रति आकर्षित करने में ये बड़ा आयोजन कामयाब हुआ है, ये भी एक सवाल है और इसका जवाब मुझे लगता है कि बहुत हद तक हुआ है। अब जब ये प्रयास चल रहा है तो इसकी खामी दिखाना ज़रूरी है। इसकी खामियों को दिखाने का काम ममता बनर्जी ने ऐसे किया कि उन्होंने जो घटनाएं हुई हैं, घटनाएं भी आनी चाहिए, मीडिया भी दिखा रहा है, अव्यवस्थाओं को भी दिखाया जा रहा है, जो लोगों को परेशानी हो रही वो भी दिखाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को दिखाने के बावजूद आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये दुनिया का एक ऐसा आयोजन हुआ, भारत के लिए भी एक ऐसा आयोजन हुआ है जो न भूतो न भविष्यति, ना तो हुआ न शायद हो सकता है आने वाले समय में। इतना बड़ा आयोजन है, 54 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर जा चुके हैं अभी तक, और महाशिवरात्रि तक अभी 7-8 दिन जो बाकी हैं उसमें और ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि आयोजन बहुत बड़ा है, बीजेपी को इससे गेन होगा। एक सनातन संस्कृति को लेकर, हिंदुत्व को लेकर बीजेपी ने जो अब इस आयोजन को रखा और जिस तरह से प्रचारित किया, उसका फ़ायदा मिल रहा है। उसको काउंटर करने के लिए अब विपक्षी मोर्चे पर ममता बनर्जी का ये बयान आया है। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। अब इसका कितना नफ़ा नुकसान होगा ये तो चुनावी नतीजे बताते हैं। सर, लेकिन ये चुनाव से पहले क्योंकि ममता बनर्जी ने बयान दे दिया, और अगर हम देखें क्योंकि कुंभ के लगातार हम चीज़ें, खबरें देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और लोगों को भी दिखाते हैं, तो लोग अभी भी बहुत एक्साइटेड है। अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें, जब हमने देखा कि रिपोर्ट आई थी दिल्ली से, हमारे एक पत्रकार ने, हमारे रिपोर्टर ने भेजी थी, उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या, उनसे पूछा गया कि आप जाओगे अभी भी कुंभ में, क्योंकि जब वहाँ पे घटना हुई, कुंभ की तो ऑलरेडी हो चुकी थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी घटना हुई, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि हमें अभी भी जाना है, क्योंकि वो भगवान को उस तरीके से देख रहे हैं कि मतलब धर्म से जोड़ रहे हैं, वो सरकार को उसमें चीज़ में ला ही नहीं रहे हैं। तो क्या ये ममता बनर्जी का मृत्यु कुंभ का बयान जो है वो उतना इम्पैक्ट डाल पाएगा, जैसे क्योंकि लोगों के मन में यहाँ पर धर्म, भगवान, आस्था, ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं? नहीं, लोगों के मन में होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। धर्म होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, हमारी संस्कृति रही है। महाकुंभ आज से थोड़ी हो रहा है, हज़ारों साल से हो रहा है और महाकुंभ का एक पूरा इतिहास है और महाकुंभ में ऐसी ही भीड़ हुआ करती है हमेशा से। इस बार ज़्यादा हुई है, उसको प्रचारित किया गया है। तो अब प्रचार के साथ में व्यवस्थाएं कितनी होनी चाहिए थी। जैसे आप ट्रेन में आप देख रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, आदित्य बात कर रहे थे, वो कल जिस रिपोर्टर की आप बात कर रहे हैं, आदित्य द्विवेदी, जब बात कर रहे थे तो कहा देखा जाएगा। उनसे पूछा आपको डर नहीं लग रहा है? घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा डर वर देखा जाएगा, जो होगा होगा, लेकिन जाना है हमें तो कुंभ। मैं क्योंकि कुंभ कई बार गया, जितने लोग मेरे परिचय के जाना चाहते हैं वो मुझसे सलाह मशविरा करते हैं वहाँ जाना कितना सेफ है ये, तो मैं भी उनको ये कहता हूँ चले जाइए। देखिए, कष्ट तो होगा, लेकिन भक्ति के साथ में थोड़ा कष्ट होता है। जैसे आप देखते हैं कि हम वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं जाते हैं तो चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, भीड़ भाड़ मिलती है, लाइंस मिलती है, कई मंदिरों में होता है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहाँ पर इतनी, आप रोज़ देख रहे हैं करोड़ों की तादाद में लोग, 1-1.5 करोड़ आदमी ऑन एन एवरेज रोज़ जा रहा है। ऐसी बड़ी तादाद में लोग अगर जा रहे हैं वहाँ पर, तो आप क्या सोचते हैं प्रयाग क्या है? प्रयाग एक छोटा सा, मतलब मैंने खुद 10-15 सालों के अपने, जब से मैं विज़िट कर रहा हूँ प्रयाग को, और जब भी मैंने इलेक्शन कवर किया, मैंने पहले प्रयाग को बिल्कुल एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखा, फिर मैंने देखा कि प्रयाग धीरे धीरे, अभी मैं जब गया प्रयाग तो मैं एकदम चौंक गया। पिछले 3-4 साल में प्रयाग एकदम बदल चुका और हाल में कुंभ के पहले तो उसका कायाकल्प कर दिया गया। इस सब के बावजूद वो इतना इक्विप्ड नहीं है। वही क्या, देश का कोई भी बड़ा से बड़ा शहर आप ले लीजिए, वहाँ पर 1 करोड़ लोग रोज़ जा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करिए तो उस जगह की क्या हालत होगी। क्योंकि अगर हम बात करें प्रयागराज की, जो कि यूपी का जिला है, लेकिन अगर जितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो अमेरिका की आबादी से भी ज़्यादा अभी तक जितने लोग पहुंच चुके हैं, तो अमेरिका इतना बड़ा देश जिसको हर कोई जानता है, एक अच्छा वेल पावर देश है, वहाँ पर
चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं कई बार कुछ इवेंट्स में, कुछ जगहों पे। तो यहाँ पर जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुई है, लोगों को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। मैं मिसमैनेजमेंट को तो बिल्कुल डिफेंड नहीं करूँगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है, वो अपनी तरफ से इस बात को रखेंगे और मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज़, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस गंभीरता के साथ में इस आयोजन को कर रही है, वो भी डिफेंड नहीं करेगी। जो गलती हुई है, जो कमियां रही हैं, उसको दूर किया जाएगा। और जब भी कोई इतना बड़ा आयोजन होता है तो उसमें कमियां खामियां रह जाती हैं, होनी नहीं चाहिए। मैंने जैसा कहा कि इसको डिफेंड नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो आपने कहा कि कहीं भी होगा आयोजन तो इतना, अब अगर आप कर रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी तो बनती है, इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा कि थोड़ी व्यवस्थाओं को लेकर या ट्रेन्स को लेकर, और किया भी गया। रेलवे ने अद्वितीय तरीके से, मतलब कई इंतजामात किए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों का उत्साह बहुत बढ़ गया। और अब तो लोगों का एहसास ये हो चुका है, आकांक्षा, कि उनको लगता है कि यदि हम नहीं गए तो हम कुछ बड़ा मिस कर जाएंगे, और हमको लगता है कि जीवन में हम ये वाला मौका हमको दोबारा नहीं, ये मनोभाव बन गया उनका। जब ये मनोभाव बन जाता है और भारत जैसे आस्था श्रद्धा के देश में ये मनोभाव बनता है, तो उसके बाद में लोगों में एक बेचैनी होती है कि नहीं, जाना तो पड़ेगा भाई, कष्ट हैं, तकलीफ है। कई लोग मुझसे फ़ोन करके ये जब पूछ रहे हैं तो वो इन सारी घटनाओं के बाद पूछ रहे हैं, और उनका ये बहुत स्पष्ट मत है कि चाहे जितने कष्ट हों, चाहे जितनी तकलीफ हों, उससे निकलने का रास्ता क्या है वहाँ। अब ये भी देखिए आप कि जा भी तो रहा है ना आदमी, जो 1 करोड़ आदमी है वो कौन है? वो गया ही तो है। जो ट्रैफिक जैम में फंसा है वो कौन है? वो गया ही तो है। उसको ये उम्मीद तो है, और वो जब वो स्नान करके निकलता है तो मैं देखता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सचमुच अमृत की प्राप्ति हो गई है। ये मेरा अनुभव है, मैं वहाँ रहा हूँ। एक चीज़ और देखी हमने कि सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और समय-समय पे लोगों को समझाया गया है कि ऐसी स्थिति है, ये हालत है, सब कुछ बताया लोगों को। उसके बाद अगर लोग जा रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को लग रहा है कि ये सब स्थिति निपट ली जाएगी, ये सब कुछ निपटा जाएगा, लेकिन वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। आप महाकुंभ में जाने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अब मत आइए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अब आपने उसको प्रचारित किया है। नहीं, आप जानकारी दे सकते हैं, आप सुरक्षा के इंतजाम कर सकते हैं, भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए एट ए टाइम, जैसे संगम नोज़ पर मैं काफ़ी समय रहा, संगम नोज़ पर मैंने देखा कि ज़्यादातर लोगों का मन होता है कि वो संगम नोज़ पर जाएं। अरेल घाट पर होता है ये ना, संगम का वो पॉइंट है जहाँ पर गंगा और यमुना मिल रहे हैं, दोनों को मिलते हुए आप देख सकते हैं। काली नदी और आप वाइट गंगा, दोनों को आप मिश्रण देखते हैं, एक लाइन सी आपको दिखाए। वो जो संगम है, वो यहाँ संगम नोज से लेके अरेल घाट तक, उसमें डुबकी लगाने का, और वो बहुत छोटा सा पैच है, 500 मीटर का पैच होगा, जहाँ पर वो सभी लोग डुबकी लगाना चाहते हैं। तो इलाहाबाद तो बहुत बड़ा है, गंगा यमुना दोनों तरफ है, कहीं पर गंगा है, कहीं पर यमुना है। तो ये भी कहा गया कि हर घाट प्रयाग का उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो संगम की महिमा इतनी है कि उसी जगह पर जाना चाहते हैं। तो अगर अलग अलग जगह जाएं, प्रयाग में जाएं तो बात अलग है, लेकिन आपको अगर एक ही जगह पर जाकर सबको मिल जाना है और ज़्यादातर लोगों को वहाँ भी रोक नहीं सकते हो आप किसी को। समहाउ कई जगह पर बैरिकेटिंग करके थोड़ा लाइन को लंबा घुमा के कोशिश की जा रही है कि भीड़ को कम किया जाए, या फिर उसको धीरे धीरे कंट्रोल्ड वे में छोड़ा जाए। एक ही समय पर इतने लोग एक ही जगह पर पहुंच जाएंगे तो हमने देखा था किस तरीके से एक दुखद घटना इसी संगम नोज़ पर सामने आ चुकी है। और उसके बाद में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अब रेलवे प्रशासन पर एक पूरी भारत एक्सप्रेस ने अलग अलग रेलवे स्टेशन की तैयारियों का जायज़ा लिया। और ये देखने वाली बात है कि देश के किसी, आप पटना चले जाएँ, भोपाल चले जाएं, आप देश के किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, वहाँ पर प्रयाग जाने वाली गाड़ी के लिए लंबी लंबी लाइनें और भीड़ लगी हुई है, क्योंकि प्रयाग में जाकर महाकुंभ स्नान करने का उत्साह लोगों में ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। तो व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी। अब आप बुलाया है, आमंत्रित किया गया है, वैसे आमंत्रित नहीं भी किया जाता तो भी महाकुंभ में लोग जाते ही हैं, लेकिन ये एक बड़ा आयोजन किया गया था, इसको अटेम्प्ट किया गया, कहा गया कि हम इस बार 45 करोड़ लोगों के लिए तैयार हैं, तो फिर ये उम्मीद की जाती है कि उस लिहाज से इंतजामात भी हुए होंगे। हाँ, जो मिसमैनेजमेंट कई जगह पर होता है, अब देखिए आप बीजेपी के ऊपर सीधा आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत अधिकारी लेवल पर, छोटे लेवल पर, कई लोग जो स्थानीय लोग हैं, कई लोग जो दुकानें लगा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने वहाँ कुछ चीज़ें शूट की, उसमें मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग वहीं पर कंबल लगाकर जो है वो सोने का एक उनका प्रक्रम वहाँ पर चल रहा था, क्योंकि एक पुरानी परंपरा रही है कि वहीं पर रेत पर सो जाते हैं लोग। तो जब मैं गया तो कई बार मैंने देखा पैर रखने की जगह नहीं, और ये जो घटना हुई थी कुचले जाने की, ये सोते हुए लोगों पर से, अब घाट पर कई लोग सो रहे हैं। तो ये चीज़ें थी जो आप गाइडलाइंस कह रही है, इस पर पहले भी कहा गया था कि यहाँ रुके मत।
और लोग आ रहे हैं, आप डुबकी लगाएं और अपने अपने घरों को जाएं, ये बार बार कहा गया। लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर आए लोग थके हैं या जो भी हैं या परंपरा है, वो कंबल बिछा के सो गए हैं वहाँ पर, और आप देखेंगे तो पूरे क्षेत्र में लोग आपको लेटे हुए। ये लोगों की सोच देखी है मैंने कि लोग क्या करते हैं कि सरकार ने क्योंकि जिम्मा उठाया है तो सरकार सब कर लेगी, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। हमें कुंभ जाना था, हमें नहाना था, तो हमने पुण्य प्राप्त किया है। अब वहाँ पे गंदगी की बात कर लें या और भी चीज़ों की बात कर लें, तो आप क्योंकि वहाँ बहुत समय तक रहे तो आपने चीज़ देखी होगी कि लोग एकदम बेफिक्र ऐसे हो जाते हैं कि हमारा उसमें कोई अब रोल नहीं रहा, हमने बस वहाँ पे जाके कुंभ में स्नान करना था, पुण्य प्राप्त करना। नहीं, इसमें मैं थोड़ा डिफर इसलिए करता हूँ क्योंकि सरकार को चुना ही इसलिए जाता है व्यवस्थापन के लिए। शासन का मतलब ही है कि आपको हम चुन रहे हैं, इन आम लोगों में से ही तो चुना जाता है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और चुनकर चिन्हित किया जाता है कि आप ये करोगे, फिर अधिकारी वर्ग होता है, सबकी एक भूमिकाएं हैं। तो व्यवस्थापन तो शासन का विषय है, वो तो करना पड़ेगा उनको। लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते लोगों वो को एक ये अलग बात है कि सिविक नॉलेज आपका कितना है, आप कितना, वो तो हो, ये भी बात उतनी ही सही है जो आप कह रही हैं। लेकिन फिर भी व्यवस्थापन, जैसे कि अब बैरिकेडिंग लगाई गई है या लोगों को रोका गया, या लोगों को रोकने की वजह से अगर कोई दिक्कत आई, या रेलवे में उनको पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है, अब इसमें आम आदमी क्या करेगा? वो तो व्यवस्था की तरफ देखेगा, वो कहेगा कि ये करो। खैर, ये बात सही है कि सरकार ने इस आयोजन को करने में बहुत 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 काम किया है। ये नहीं कह सकते आपकी सरकार ने बहुत काम किया गया है, और इसको मैंने विटनेस किया है, मैं चश्मदीद रहा हूँ इसका। और जो आयोजन अभी तक हुआ है वो शानदार है। इसमें ये जो दो दुखद घटनाएं हैं, एक संगम नोज की घटना है, एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना है, ये निश्चित तौर पर बहुत दुखद हैं, हृदय विदारक रही हैं, बहुत तकलीफ़ देने वाली हैं। मैं भी भीड़ में फंसा वहाँ पर, एक समय मुझे भी लगा कि ये तो सांस ही नहीं आ रही यहाँ पे, और वो भी चलते चलते। मतलब भीड़ इस कदर है कि अगर आप कहीं किसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं कि आप किस जगह से गुजर रहे हैं, और वहाँ पर आपको सिर्फ आगे पीछे लोग ही लोग, एक रेला लोगों का दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में बहुत लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। तो जो आपका मूल विषय था, जिसको मृत्यु कुंभ कहा गया, ये पूरी बातचीत जो हमने अभी तक की है, उसमें एक बात तो बहुत सत्यापित रूप से सामने आती है कि इसको मृत्यु कुंभ कहना बहुत गलत है, बहुत गलत है। महाकुंभ में आस्था, आपने खुद कह दी कि इतना सब होने के बावजूद लोगों के मन में डर नहीं है, वो जाना चाहते हैं डुबकी। ये आस्था का विषय है, आस्था पर चोट करते हैं जब भी आप किसी नाम के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा मानना है कि ये महाकुंभ है और अद्वितीय महाकुंभ है, अविस्मरणीय महाकुंभ रहेगा। जो कमियां रही हैं उनको दूर ज़रूर किया जाना चाहिए, शासन को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक रूप से बयान देना, उसके बारे में तो हमने खैर पहले बात कर ली कि बंगाल की अपनी एक सियासत है, वहाँ वोट बैंक के लिहाज से इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन महाकुंभ पर टिप्पणी करना फ़ायदा पहुँचाने के बजाय ममता बनर्जी को नुकसान भी पहुँचा सकता है। चलिए, तो सुना आपने किस तरीके से महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, उस पर मेरे सर वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया किस तरीके से ये बयान गलत है और ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है वो बंगाल के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों, और ये बयान क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बताया, क्योंकि अभी चुनाव बंगाल में आने वाले हैं और ममता बनर्जी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहती है। साथ ही साथ ममता बनर्जी सरकार को इसलिए भी घेरती हुई नजर आ रही है महाकुंभ को लेकर, क्योंकि ये जो आयोजन है ये बीजेपी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बीजेपी ने इसको लेकर तमाम तैयारियां की थी और इतना ज़्यादा इंतजाम को लेकर भी कहते नजर आए थे कि बहुत भव्य इंतजाम किया गया है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, कोई कमी कहीं पे भी नहीं रह जाती। उसके बाद इस तरह की कमियां आई हैं, तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश बीजेपी के जरिए अपनी पॉलिटिक्स को भी चमकाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप मृत्यु कुंभ के इस बयान को, ममता बनर्जी की इस बात को किस तरीके से देखते हैं, हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।